गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूंगो, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि अपन ने पिछले टर्न पर ट्रांजिशन मेटल आयन की चुंबकीय प्रवृत्ति या मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था, आज अपन धात्विक प्रकृति या मेटेलिक नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। समस्त संक्रमण तत्व कठोर, आगतवर्णीय, तन्य, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये समस्त गुण धातुओं के गुण हैं जो इन्हें अधातुओं से अलग करती है। जैसा कि हम इनका कारण जानना चाहें तो हम ये कहेंगे कि समस्त संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये निकट की पैक की हुई अर्थात क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। मैग्नीज इसका एक्सेप्शन है। इसमें 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। बीसीसी टाइप यानी केंद्रीय घनीय संरचना, फलक केंद्रीय घनीय संरचना तथा षटकोणीय निभिन्न संकुलित संरचना। दूसरा एक विशेष कारण इसका ये हो जाता है कि मैग्नीज की स्थायी D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है जो एक विशेष संकुलित क्रिस्टल अवस्था में होता है। ये धात्विक चमक, उच्च तन्यता व आघात वर्ण्यता, उच्च घनत्व तथा तापीय व वैद्युत चालकता वाले तत्व हैं। इसका कारण इनमें विद्यमान अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक विशेष प्रकार का धात्विक बंध पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सहसंयोजक बंध बनते हैं। इस प्रकार के संक्रमण तत्वों में क्षारीय धातु व क्षारीय मध्य धातु की तुलना में परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। इन धातुओं की कठोरता बढ़ जाती है। इनकी परमाणुीय एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, गलनांकों में क्वथनांक के मान भी उच्च हो जाते हैं। परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ धात्विक बंध की सामर्थ्य भी बढ़ता जाता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता बढ़ती है और क्रोमियम से जिंक तक वापस घटती जाती है। तो इसका रीज़न भी हमें समझ में आ गया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते हैं तो धात्विक कठोरता बढ़ती है। और जहाँ D5 का अपन ने देख लिया, मैग्नीज के केस में एक अलग ही विशिष्ट प्रकार का धात्विक बंध होता है और इन सब धातु की क्रिस्टल संरचना में सामान्य धात्विक बंध के साथ साथ DD अतिव्यापन भी हो जाता है, जिसके कारण ये परस्पर आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। तो ये इसका मेटेलिक नेचर के बारे में था। अब आते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, प्रबल धात्विक होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक के मान भी अत्यंत उच्च होते हैं। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक अपन श्रेणी में देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इनके गलनांक जो है वो बढ़ते जाते हैं और मैग्नीज के बाद घटते जाते हैं। क्रोमियम का एक्सेप्शनली गलनांक जो है वो जाता है। इस सारणी से हमें स्पष्ट होता है कि गलनांक में क्वथनांक के मान पहले बढ़ते जाते हैं फिर घटते जाते हैं। इसी क्रम में मैग्नीज व जिंक के गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम हो जाते हैं। अत्यंत कम होने का कारण ये है कि आरंभ में डी कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धात्विक बंध में उनका योगदान बढ़ता जाता है, जिससे धात्विक बंध प्रबल हो जाते हैं और गलनांक व क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। बाद में डी कक्षकों के युग्मन होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और इसके कारण इनके धात्विक बंध का योगदान भी कम हो जाता है, जिससे इनके गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम हो जाते हैं। एक्सेप्शनली D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज व जिंक के क्वथनांक कम हो जाते हैं। पूर्ण भरे D10 विन्यास के कारण डी ब्लॉक के अंतिम वर्ग में जिंक, कैडमियम, मरकरी के गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम हो जाते हैं। मरकरी तो एक अपवाद स्वरूप एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और D10 विन्यास के कारण धात्विक बंध में डी इलेक्ट्रॉनों का योगदान समाप्त हो जाता है, बिल्कुल लास्ट में समाप्त हो जाता है। तो इसके कारण भी इनके गलनांक व क्वथनांक कम हो जाते हैं और धात्विक गुण भी कम हो जाते हैं। तो ये था इसकी धात्विक प्रकृति और गलनांक व क्वथनांक के बारे में। अब आते हैं हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी पर। जैसा कि अपन ने देखा, संक्रमण धातु में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुण है इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इसका कारण है कि कई संक्रमण तत्व जो हैं जिनके धातु या मिश्र धातु
कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं वे संक्रमण धातु ही होते हैं। कुछ अभिक्रिया अपन ने नीचे देख रहे हैं, जैसे कि एल्कोहल से एल्डियम में आयरन सल्फेट H2O2 फेंटोन अभिकर्मक है, आयरन एक यूज़ हो रहा है। इसी तरह से नाइट्रोजन अमोनिया आयरन मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में अमोनिया बना रहे हैं। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन की कॉपर के प्रेजेंस में एडिपिक एसिड बन रही है। SO2+O2 में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड SO3 बना रहा है। तो इन सभी में अपन ये देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन यूज़ हो रहा है। एक और रिएक्शन है, जैसे अपन आते हैं H2 रेने निकल, जिसमें एडिपोनाइट्राइल से हेक्सामेथिलीन डाइअमीन बन रहा है। तो इन सब में अपन ये देख रहे हैं कि कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं। इसके अतिरिक्त अपन ये देखते हैं कि डाई इन से सिंगल इन निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है, जो उत्प्रेरक कार्बन कार्बन द्विबंध को तोड़कर सिंगल बंध कर देता है। और ये कई बार वनस्पति घी बनाने में, दैनिक जीवन में काम आने वाले में निर्माण में काम में आता है। इसी तरह से टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड में जिगलनाटा कैटलिस्ट बनता है, जिसका उपयोग ग्रीन के बहुलीकरण में काम में आता है। तो इन सब में संक्रमण तत्व एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसका रीज़न क्या है? बिल्कुल क्लियर रीज़न है, स्मॉल चार्ज ऑफ कैटायन, वीकेंड डी ऑर्बिटल एंड वेरिएबल कोवेलेंसी। और कोऑर्डिनेशन करने की प्रॉपर्टी इनमें सबसे ज़्यादा होने के कारण ये एक कैटलिस्ट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ होते हैं। संक्रमण धातुओं में, संक्रमण तत्व के धातुओं में सक्रियता के कारण भी जो है कारण हम उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस कैटालिस्ट समांग उत्प्रेरक, और दूसरा होता है विषमांग उत्प्रेरक हिट्रोजेनियस कैटालिस्ट। इन उत्प्रेरकों में भौतिक अवस्था वही होती है जो क्रियाकारकों की होती है, अर्थात क्रियाकारक व उत्प्रेरक एक ही फेज में होते हैं। किसी समांग उत्प्रेरक का यह गुण होना चाहिए। वह अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता हो और त्याग भी सकता हो। संक्रमण धातु चूंकि परिवर्तनशील संयोजकता वाले हैं, तो इनके लवणों व संकुलों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के साथ साथ त्यागने की भी शक्ति होती है। संक्रमण धातु के विलयशील संकुल में कई अभिक्रिया में समांग उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। यानी इसमें मेन चीज़ क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में होते हैं, इसलिए इसको हम होमोजेनियस कैटालिस्ट कहते हैं। और ये अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इस पर वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, जिसमें ये इजीली अपनी रिएक्शन करवा पाते हैं। इसी तरह से होता है हिट्रोजेनियस कैटलिस्ट। हिट्रोजेनियस कैटलिस्ट में इन उत्प्रेरकों में भौतिक अवस्था क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। सामान्यतः विषमांग उत्प्रेरक होते हैं। विषमांग उत्प्रेरक में उत्प्रेरक व क्रियाकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक तो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल आयन में ठोस अवस्था में ही होता है, क्रियाकारक गैस अवस्था में होते हैं। इन उत्प्रेरकों का कार्य क्रियाकारकों को सतह प्रदान करना होता है। क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर अवशोषित हो जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं, इसके बाद आसानी से क्रिया कर लेते हैं और उसके बाद वे सतह को छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर देते हैं। चूँकि संक्रमण धातु में यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान में सहयोग दे सकते हैं, अतः वे कई अभिक्रियाएं विषमांग उत्प्रेरक की सक्रियता का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार परिवर्तनीय संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने व त्याग करने की प्रवृत्ति के कारण ही संक्रमण धातु समांग तथा विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरण में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये संक्रमण तत्वों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इस पर कई क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रकार इसमें हम ये देखेंगे वेरिएबल कोवैलेंसी और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकने तथा वह त्याग सकने की प्रवृत्ति के कारण संक्रमण धातुएं समांग और विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरण के प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये था कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट टाइम पे अपन इसके कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।